हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैं कर रही थी कि व्लॉग नहीं डाल रही थी तो सब लोग का काफ़ी मैसेज आ रहे थे और कुछ लोगों का कहना है कि आप डाला करो, भले ही छोटा सा व्लॉग डालो, क्योंकि आप पढ़ते हो ये देख करके हमारा भी मन करता है कि हम भी पढ़ें। तो इसलिए अब व्लॉग छोटा रहेगा कि बड़ा, इसका मैं वो नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली डाल पाऊँ, और किसी दिन अगर गैप होता भी है तो एक दिन के गैप से मैं फिर से डाल दूँगी, है ना। तो कोशिश करूँगी रेगुलर रहूँ, है ना। तो पढ़ाई आप अपने टाइम के हिसाब से कंटिन्यू रखो, है ना। और कोशिश करो रात में जग पाने की। यार पता है बहुत मुश्किल है, ठंड हो रही है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा से बोलती हूँ ना कि मैं रात में जग के पढ़ने वाली प्राणी हूँ। मतलब मैं सुबह नहीं पढ़ पाती, लेकिन मैं रात में पढ़ सकती हूँ। और सही बात है, हर इंसान की अपनी अपनी वो रहती है। किसी की एनर्जी सुबह बहुत हाई होती है, किसी की एनर्जी शाम को बहुत हाई होती है। तो मैं शाम वाली हूँ, मेरे को शाम को बहुत एनर्जी रहती है। शाम को मुझसे आप कितना भी काम करा लो, कितनी भी पढ़ाई करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन सुबह वही चीज़ मेरा 50% आपको वो निकल कर आएगा। आउटपुट जो होता है ना, वो सुबह 50% मिलेगा, शाम को आपको 80% मिल जाएगा। तो मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या कैसी है ना। अब मैं उसको एडजस्ट कर रही हूँ किसी तरीके से, है ना। आप अपने शेड्यूल को एडजस्ट करो। आप ये देखो कि आपको कब पूरे दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जब आपका पढ़ने में सबसे ज़्यादा मन लग रहा है, और कब आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर पा रहे हो। वो उस टाइम को पकड़ लो, चाहे वो टाइम कोई सा भी हो। देखो, मैं सुबह किचन में जाती हूँ, एक कॉपी लेके जाती हूँ, पढ़ पाऊँ नहीं पढ़ पाऊँ, पर एक कॉपी मेरी वहाँ रहती है। तो मैंने वहाँ का टारगेट क्या रखा है कि चाहो तो 5-10 योजनाएं पढ़ लो वहाँ पर, 1-2 अधिनियम पढ़ लो। तो ये छोटा छोटा टारगेट हो जाता है। जैसे 10 योजनाएं पढ़ ली सपोज मैंने वहाँ पे, तो सुबह सुबह किचन में पढ़ लिया मैंने। कई बार रूम से पढ़ के चली जाती हूँ तो वापस उसको वहाँ रिवाइज करती हूँ। देखो, बार बार पढ़ने के बाद भी चीज़ें भूलती हैं ना। तो इसलिए हर 5-6 दिन में जो भी पढ़ रहे हो उसको एक हफ्ते के अंदर ही रिवाइज कर लिया करो। जैसे मैंने आज से एक हफ्ते पहले कुछ पढ़ा था, उसको अभी रिवाइज किया, उसके बाद भी वो भूल जाएगा, तो उसको वापस 3 दिन बाद फिर पढ़ो, है ना। तो यही सही तरीका है रिवीजन का। मतलब कुछ नया पढ़ने से अच्छा है जो चीज़ें आपके पास हैं, आपको याद है, वो आपको याद रहे। ऐसा ना हो कि जब एग्ज़ाम देने जाओ आप तो वहाँ पे क्वेश्चन भी दिखे, आंसर भी दिखे, बट आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओ। तो जो चीज़ें बन रही हैं वो अच्छे से बने। तो जो आपके पास है आप उसको बहुत अच्छे से रेडी रखो। उसके बाद आप एक्स्ट्रा के लिए यहाँ वहाँ हाथ फैलाओ, लेकिन एक्स्ट्रा के लिए मत जाओ यार, मेरे हिसाब से मत जाओ। एक्स्ट्रा पता है, पढ़ने का मतलब तब निकलता ना जब आप उसको बार बार रिकॉल कर पाते। अब आपके पास टाइम कम है, आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी देख रहे हो, पढ़ भी रहे हो ना। तो देखो, जो रिवीजन मोड पे कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। रिवीजन मोड पे कैसे, जैसे कि अभी किसी ने क्लास लिया आपकी टीकाकरण की, है ना। अब आपका थ्योरी कंप्लीट है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, सब कर ली। अब आप टीकाकरण की एमसीक्यू क्लासेस देखो ना, उससे क्या होगा, कोई नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो याद हो जाएगा। और प्लस आपको ये भी मिलेगा कि टीकाकरण से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से कितने आप कर पा रहे हो, कितने आप नहीं कर पा रहे हो। इस टाइप की क्लासेस देखो तो इसका बेनिफिट भी है। जैसे आप पूरी बीमारियां पढ़ लो, फिर आप बीमारियों की जो एमसीक्यू क्लासेस पढ़ी हुई है, फिर चाहे आप किसी भी कोचिंग की देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर टॉपिक वाइज देख रहे हो ना, तो वो सबसे बेस्ट होता है। और उसमें आपकी प्रैक्टिस भी होती है, अच्छे से प्रैक्टिस होती है उसमें। कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पता है, सबको पता है कि कुछ क्वेश्चन एकदम फिक्स है। जैसे आईसीएमआर है, आईसीएमआर से फिक्स है आपको, आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आईसीएमआर से क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे। हो सकता है किसी की शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आए और किसी के में 8-10 क्वेश्चन मिल जाएं। ऐसे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना मत। टीकाकरण से क्वेश्चन बनने ही है। किसी की शिफ्ट में डायरेक्टली पूछ सकता है कौन सा टीका कहाँ लगता है, कितना डोज लगता है। किसी के में हो सकता है उटपटांग क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो सब कुछ पढ़ लो, लेकिन तब पढ़ो जब आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाए। तब आप उस टॉपिक की एक्स्ट्रा क्लास देखो, एक्स्ट्रा जो फैक्ट मिलते हैं आप उसको नोट डाउन कर लो, उसको याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, और उसको बार बार पढ़ते चलना ताकि आपका प्रिपेयर रहे, है ना। इस टाइप से अगर आप क्लास देख रहे हो तो बहुत अच्छा है। बाकी जिनका अभी थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं है और वो डेली एमसीक्यू क्लासेस ले रहे हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको,
क्योंकि आप पहले सिलेबस देख लो अच्छे से, किस टॉपिक से आपके बहुत ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, किस टॉपिक से आपके बहुत कम नंबर आने वाले हैं। आप इस हिसाब से पहले डिवाइड कर लो पूरे सिलेबस को, और जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा नंबर आने वाले हैं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जहाँ से आपके बिल्कुल गिने चुने नंबर आने हैं आप उसको थोड़ा सा मतलब अपना कहते हैं ना, अपनी लिस्ट को ऐसे डिवाइड कर लो। जैसे कि ये टॉपिक है, इससे मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। फिर दूसरा टॉपिक ऐसा है जो मुझसे बनता है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। फिर एक लास्ट ऐसा आता है कि यार ये कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको मैंने मतलब पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, बन ही नहीं रहा है ना। जैसे कि अधिनियम, कुछ कुछ सभी की लिस्ट में कोई ना कोई ऐसा अधिनियम होगा कि जो अपन से नहीं बनता, है ना। सारे अधिनियम आप पढ़ भी लोगे तो आपको एग्जाम में कौन सी धारा पूछेगा ये आपको नहीं पता। तो वो सबकी लिस्ट में आखिरी में रखा है, योजनाएं भी और अधिनियम भी। योजनाएं भी आप कितनी भी सारी पढ़ लो, आपको वहाँ पे कोई ना कोई नई योजना मिल जाएगी, है ना। और आपको ये भी देखो कि अगर पेपर कितने सारे बनेंगे तो एक दो योजना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। योजनाएं आप 50 से 100 भी कर लो तो उससे ज़्यादा योजनाएं आ चुकी हैं और आएंगी, है ना। तो ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपन ये कर सकते हैं कि जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं, खासकर अभी की 2017 के बाद पेपर हो रहा है ना, तो 17 से लेके अभी तक की तो याद कर सकते हैं ना। अभी तक की पूरी योजनाएं याद कर लो, और इससे पहले की जितनी इम्पोर्टेंट थी, बहुत सारी तो एक दूसरे के साथ मर्ज कर दी गई हैं, उनको याद कर लो, है ना। कौन सी योजना किसके साथ मर्ज करी गई, कब करी गई। बहुत सारी योजनाओं के नाम चेंज हो गए कि पहले इस नाम से चलती थी, फिर इसका नाम चेंज हो गया, दूसरे नाम से आ गई, है ना। बहुत सारे में बेनिफिट चेंज हो गया। पहले उसमें जैसे लाभार्थी थे तो वो 35 से 40 साल के थे, अब उसमें पता चला 35 से 70 साल हो गया। ऐसे भी चेंजेस हुए हैं, तो वो यही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा मतलब आप पुराने जब पेपर देख रहे हो ना उसके हिसाब से थोड़ा सा सिलेबस को भी देखो, और ये भी सोचो कि क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं। तो आपको फिर बहुत अच्छा रहेगा कि आपको पहले से ही आपके माइंड में एक मैप टाइप का तैयार हो जाएगा कि हाँ यार इससे शायद ऐसा क्वेश्चन बन जाए या फिर ऐसा बन जाए। तो आपका पढ़ने में थोड़ा सा मन भी लगेगा और आपको डिटेल्स पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा ना तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसलिए कोशिश करो कि आपको मिल जाएं चीज़ें, है ना। और जैसे कि कौन सी राज्य सरकार की योजना है, कौन सी केंद्र सरकार की योजना है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट, उनको याद कर लो। जैसे महिलाओं से रिलेटेड जितनी सारी हैं वो तो पूरी ही पढ़ लो, है ना, उनको तो छोड़ना मत, क्योंकि वो आपको आनी ही आनी है। और महिलाओं से जो रिलेटेड है वो सशक्तिकरण की अलग पढ़ लो, स्वास्थ्य की अलग पढ़ लो। और सच बताऊं तो मेरे पास भी नहीं था, इस पे मैं अभी काम कर रही हूँ। मैं भी पहले पूरी योजनाएं, मेरे जिसके पास भी नोट्स है सबको पता है, मैंने पूरी योजना एक साथ लिख ली थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, पता है। मैं उसको डिवाइड करना चाह रही हूँ कि जैसे स्वास्थ्य विभाग की है तो उसको अलग लिख लूँ, है ना, महिला बाल विकास की अलग लिख लूँ। पर इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत कम टाइम मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जितना टाइम मिल रहा है उसको पढ़ने में लगाएं। अगर वो टाइम भी यहाँ वहाँ चला गया तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन पता है ये बहुत ज़रूरी है, मतलब जिसके पास ज़्यादा टाइम है ना, आप योजनाओं को सेग्रीगेट करके लिखो कि ग्रामीण विकास विभाग की एक साथ लिख लो और स्वास्थ्य की अलग लिख लो। मतलब मेरे पास है अलग अलग, लेकिन पूरी नहीं है, मतलब बिखर गई हैं। जैसे एक बार में आपको एक जगह डेटा नहीं मिलता ना, तो मेरे साथ भी यही था। शुरू में एक साथ एक जगह डेटा नहीं मिला मुझे, बाद में मिला। जैसे अब मैंने स्वास्थ्य विभाग की 10 योजनाएं लिखी, फिर बाद में 5 और मिल गई कहीं से, उसको भी ऐड किया, फिर 5 और मिल गई, उसको ऐड किया। ऐसे कर करके तो वो बहुत सारा डेटा हो गया, और सब बिखरा हुआ डेटा हो गया। अभियान, कितने सारे अभियान आए हैं पता है। वो सारे अभियान एक पेज पे मैंने लिखे हैं, कुछ की डेट ही नहीं है कि कौन सा अभियान कब आया। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी करना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट डेज अपन ने पढ़े हैं वो रिकॉल करना ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को भी ना मतलब याद करते रहा करो, और उनको बैक टू बैक रिवाइज करते रहा करो। चीज़ें याद नहीं रहती हैं, गलती हर किसी से होती है, बस कोशिश करना कि कम से कम गलती हो, है ना। और किसका निकलेगा इस बात की गारंटी तो बिल्कुल नहीं है, और बस हर कोई ट्राई कर रहा है, आप भी ट्राई करो। इतने अच्छे से ट्राई करो ना कि आपको रिग्रेट ना हो। बस ये हो कि हाँ मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की थी और नंबर भी मेरे अच्छे आए हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखो, अगर आपके नंबर 170 180 तक चले गए, इन केस आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो आप तो सिलेक्टेड ही कहलाओगे ना, क्योंकि आपके नंबर तो पूरे आए हैं। अब पोस्ट कम थी, उसमें आपकी गलती है नहीं। फिर आगे के लिए आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, उसकी अपन बाद में बात करेंगे, है ना। लेकिन अभी एटलीस्ट अपन उतने तक जाने की कोशिश तो करें कि अपन उतने ला सकते हैं। और इसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता तो फिर
देखते हैं आगे कुछ ना कुछ तो होगा ना कोई वैकेंसी फिर आएगी, फिर ट्राई करेंगे, मतलब पीछे नहीं हटेंगे, है ना। तो अपने आप में ये हिम्मत रखो, ये पोस्ट को देख के डरो मत कि इतनी कम पोस्ट है कि ये है वो है, किसका होगा किसी को नहीं पता, है ना। तो पढ़ो अच्छे से, अभी ये मान के चलो कि हाँ एक तो आपकी है, वो जो बात आती है ना कि एक ही सीट चाहिए, वो सब यही मानो कि एक ही सीट चाहिए और उसी के लिए सब पढ़ो, है ना। दूसरे का किसी को नहीं पता है, सब टाइम खराब करते हैं। ऐसा लगता ज़रूर है, हर कोई ट्राई करता है 24 घंटे पढ़ने की, लेकिन पढ़ कोई नहीं पाता है, पता है। तो अल्टीमेटली वही लास्ट तक टिका रहेगा जो, और रिवीजन जिसका अच्छा रहेगा, जिसका सिलेबस पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है और चीज़ें उसको याद है, क्योंकि सिलेबस तो आप एक बुक लेकर आ जाओगे तो उसमें पूरा सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर वो याद नहीं है तो किस काम का।